आप सबका बहुत स्वागत है। और ये आदि कैलाश क्षेत्र की ककड़ी के साथ आपका स्वागत है। हरिद्वार में जो बहुचर्चित भूमि घोटाला है वो एकांगी नहीं है। आइए, अकेले नहीं है। इस सीरीज में आगे ऐसे लगा दो। अरे तुम भी बैठो बैठो बैठो, कहीं पर ले लो कुर्सी। एक आध कुर्सी इनके लिए आगे कर दो। जो हरिद्वार का भूमि घोटाला है, ऐसा नहीं है कि जो कुछ अभी जितना आया है वो पटाक्षेप नहीं है। ये तो जस्ट आइसबर्ग, एक पूरे उसका जो है टिप है, टिप ऑफ द आइसबर्ग। एक खाली एक छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि वहाँ करीब 100-150 एकड़ जमीन ऐसी है जिसको जो नगर निगम में वेस्ट हो गई। उसका जिस तरीके से दुरुपयोग हुआ है, दुकानें बना करके मनमाने तरीके से आवंटन हुआ है, और उसके बाद ये भूमि घोटाला, ये एक दिन की अकरेंस नहीं है। ये लंबे समय से और बड़ा प्रोटेस्ट आ रहा था लोगों का। ये तो मैं खोजी पत्रकारिता को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सम पोर्टल है ने इसमें अपना पांव गड़ा दिया, और उसका परिणाम है कि जो है आज इतना कार्रवाई सरकार को करनी पड़ी। इसमें बिना राजनीतिक संरक्षण के, उच्च स्तरीय राजनीतिक संरक्षण के, ये नहीं हो सकता है। ये संभव नहीं। मुख्यमंत्री या तो इन सब और ये एक जगह के भूमि घोटाले नहीं है, ऐसे भूमि घोटाले कई जगह हैं। प्राधिकरण भूमि घोटालों के माध्यम बन गए। तो इस मामले में यदि सरकार अपने को क्लीन चाहती है, कुछ वो हो, तभी सत्यता सामने आ सकती है जब ये मामला उच्च स्तरीय जांच के लिए भेजा जाए। न्यायिक देखरेख में सीबीआई की जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसमें स्पष्ट तौर पर राजनीति, उच्च स्तर की राजनीति संलिप्त है। नंबर 1। ये आप प्रदेश भर की बात कर रहे हैं या इसकी हरिद्वार भूमि जी, मैं इसमें प्रदेश भर में जो भूमि घोटाले हैं, जिनमें से कुछ चर्चा में है, कुछ चर्चा में नहीं है, वो सब सामने आएंगे। ये इसीलिए मैंने कहा कि टिप ऑफ द आइसबर्ग भूमि घोटालों की अकेले देहरादून न, अकेले हरिद्वार शहर में ये कोई पहला नहीं है, बल्कि यदि आप गहराई से जाएंगे तो देहरादून के अंदर इस तरीके के बहुत सारे घोटाले, कई ऐसी मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट बन गए हैं जिनके विषय में कई तरीके की चर्चाएं हैं। उसमें सारे रूल्स, सारे रेगुलेशंस जो है वायलेट हुए। ये देहरादून में है। हल्द्वानी के आसपास इस तरीके के, रुद्रपुर के आसपास इस तरीके के बहुत सारे मामले चर्चा में हैं। तो इन सब की, इन भूमि घोटालों की, ऐसा लगता है कि ये सरकार जो है भूमि घोटालों की ये शुरुआत है, जो
हरिद्वार वाला मामला है जो सामने आया है। तो इसलिए इसकी जब तक उच्च स्तरीय जांच नहीं होगी, सीबीआई से जुडिशियल देखरेख के अंदर जांच नहीं होगी, तब तक तथ्य सामने नहीं आएंगे, यही हसप हो जाएगा। ये जो सस्पेंड हुए हैं कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे इनका सस्पेंशन विड्रॉ हो जाएगा और ये कहानी जो है दफन हो जाएगी, ये कहानी दफन हो जाएगी। एक बात। दूसरा प्रसंग जो है जिसमें एक तरफ तो आप बड़े बड़े लोगों के लिए ज़मीनों को लुटा रहे हैं और दूसरी तरफ राज्य के विधानसभा द्वारा पारित एक कानून की, जो कानून अंडर इम्प्लीमेंटेशन है, वो है मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने का। 2016 में विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक कानून पास किया जो एक्ट के रूप में प्रभावी है और उसके तहत 500 से ज़्यादा लोगों को मालिकाना हक प्राप्त भी हुए हैं। और आज जिस प्रकार से रिस्पना बिंदाल में जो लोग लंबे समय से, कई लोग तो ऐसे हैं जो 77-80 के आसपास से वसे हुए हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनके पास 10-10, 12-12, 14 साल के कागजात हैं। और जब राज्य का कानून बना हुआ है तो आप उनको कैसे उजाड़ रहे हैं, उनको कैसे चिन्हित कर रहे हैं कि तुम हटो। और यदि उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था के बिना मुआवजे के राज्य अधिकृत कर सकता है, राज्य सरकार के अंदर ये अधिकार निहित हैं कि वो अधिकृत करे ना अधिग्रहित करे, लेकिन अधिग्रहण के लिए जो प्रोसेस है वो प्रोसेस के बिना तुम आतंकित करके उनको वहाँ से उजाड़ना चाहते हो, जो पूरी तरीके से, जो किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं, जो किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं। और ऐसे सारे लोग चिंतित हैं, सारी मलिन बस्तियों वाले चिंतित हैं। अब 2016 के बाद जो लोग आए हैं, इस एक्ट के प्रभावी होने के बाद जो लोग आए हैं, उनके विषय में राज्य सरकार सोच सकती है, जो भी निर्णय लेना चाहे राज्य सरकार ले, क्योंकि वो तो सब जो आए हैं 2016 के बाद वो तो भाजपा के दामाद हैं। पहले के लोग जरूरतमंद थे जो राज्य की ज़रूरत के मुताबिक आए और उन्होंने इस राज्य के हम डेवलपमेंट में जिनका योगदान है। और इसीलिए हमने एक पूरी प्रक्रिया के माध्यम से, सर्वेक्षण आदि के माध्यम से वैज्ञानिक तरीके से चिन्हित किया मलिन बस्तियों को और उनकी संख्या को भी मात्राकृत किया। उसके बाद जो लोग भी आए हैं, आप उनके विषय में निर्णय करना चाहिए। और इनके पास, इनको तो कानून ने, राज्य के कानून ने मालिकाना हक दे दिया, तुमने इम्प्लीमेंट नहीं किया। या तो आप रिपील करिए उस एक्ट को, विधानसभा रिपील कर सकती है, या तो उस एक्ट को आप रिपील करिए। और जब तक उस एक्ट रिपील नहीं हो रहा है तो उस एक्ट के तहत जिनके पास अधिकार है, मालिकाना हक जिनके बनते हैं, जिनके जो वहाँ अस्तित्व में हैं, जिनके पास उसके डॉक्यूमेंट हैं कि वो 2016 से पहले वहाँ बसे हुए हैं, तो उनको गुजारने की कोई ताकत राज्य सरकार के पास नहीं है, एक्सेप्ट अधिग्रहण के कानून के। और अधिग्रहण के कानून के अंतर्गत आपको मुआवजा देना पड़ेगा और मार्केट रेट के चौगुना जो भी इसका कानून कहता है भूमि अधिग्रहण का, वो लागू होगा। वो केंद्रीय कानून है, वो लागू होगा, उसके तहत होना चाहिए। तो ये
आप हाँक रहे हैं ज़बरदस्ती पूरी प्रोसेस को, ये स्वीकार्य नहीं है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से, क्योंकि मेरा कंसर्न इससे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ये एक्ट जिस समय अधिनियमित हुआ उस समय मैं राज्य सरकार का मुखिया था, इसलिए मैं अपने ऊपर ये नैतिक जिम्मेदारी समझता हूँ कि इस विषय में मैं कानूनी स्थिति को स्पष्ट करूँ और अपनी बात को राज्य के लोगों के सम्मुख लाऊं और किस तरीके से सरकारी आतंक के जरिए लोगों को उजाड़ा जा रहा है उसके लिए विरोध प्रकट करूं। भैया इधर ले आओ, लाओ, हम रख देंगे यहाँ, इनके भी रख लीजिए, बाकी तो आपसे ले लेंगे, बिरादरी में चल जाता है, लेकिन ये दिखाई दे, नहीं तो उनकी नौकरी का सवाल है, इसके साथ लोगों दिखाई देना चाहिए। तो ये दूसरी बात मुझे ज़मीन अधिग्रहण। तीसरी बात, आप ये सरकार भाजपा का विकेंद्रीकृत व्यवस्था में विश्वास है या नहीं है? धामी सरकार विकेंद्रीकृत व्यवस्था के तहत उस पर विश्वास करती है या नहीं करती है, ये मुख्यमंत्री को क्लियर करना चाहिए। आपने पहले एक गलत कदम उठाया नगर पालिकाओं के चुनाव के वक्त में, उस समय आप इसलिए बच गए क्योंकि उस संशोधन विधेयक में ये स्पष्ट तौर पर नहीं उल्लेख है कि एक बार या दो बार, वो साइलेंट है। तो इसलिए आपने नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों में प्रशासक थोपे और थोप करके चुनाव परिणामों का अपहरण किया, उनको थोपा और उसके जरिए आपने ऐसी पंचायती व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था खड़ी की जिसके जरिए आपने चुनाव परिणामों का अपहरण किया। मगर जब ग्राम पंचायतों वाले में आया तो ये भूल गए कि उसमें स्पष्ट तौर पर आप एक बार से ज़्यादा अधिनियम का, ऑर्डिनेंस का सहारा नहीं ले सकते। और हमने उसी समय कहा ये गलत हो रहा है, आप चुनाव करवाइए फौरन। और मैंने एक के बाद एक लगातार ट्वीट किए इस विषय में। कुछ लोगों ने संज्ञान लिया, कुछ ने संज्ञान नहीं लिया, लेकिन एनी हाउ हमने विपक्ष के तौर पर अपना कर्तव्य पूरा किया। आज अनावश्यक एक ऐसी स्थिति खड़ी हुई है जिस स्थिति से पंचायती राज का प्रत्येक सेवक चिंतित है। आपने ये प्रशासकीय व्यवस्था के विषय में, कैसे प्रशासकीय व्यवस्था अस्तित्व में आई और कौन कौन लोग इस प्रशासकीय व्यवस्था के मीडिएटर थे, वो सब चर्चा में है। तो ये सारा जो हौच पौच हुआ है और एक संवैधानिक संकट राज्य के सम्मुख खड़ा हुआ है, वो इन मीडिएटर्स और पंचायती राज के जो संरक्षक सर्वे सर्वा हैं, उसके जो मंत्री हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। किसी न किसी को इस बड़े, या इसको बड़ी चूक के लिए, संवैधानिक चूक के लिए किसी को तो दंडित किया जाना चाहिए। आप बचाने का रास्ता नहीं निकाल सकते हैं। ये चूक हुई है और
जिस चूक को गवर्नर ने इंगित किया है, तो उस चूक के लिए किसी को दंडित क्यों नहीं किया जा रहा है? दंडित किया जाना चाहिए। जो भी लोग, उनको दंडित न करना। और मैं सम हेड शुड ड्रॉट, कोई न कोई सर इसमें कटना चाहिए, ताकि राज्य ये समझ सके, भविष्य के लिए एक उदाहरण बन सके कि कोई भी व्यक्ति यदि इस तरीके की लापरवाही करेगा तो उसको इस तरीके का दंड भुगतना पड़ेगा। तो ये गंभीर मामला है। आप लोगों से जानकारी मिली कि आज मंत्रिमंडल इस पर विचार कर रहा है, लेकिन इस पर केवल विचार करने की बात नहीं है, ये उनको दंडित करने की बात नहीं है। अरे चंदन, किसी से कहो वो लगाओ उधर, तब तक ककड़ी तो खिलाओ। तो कुछ लोग जाने लग गए हैं ना उनको। तो ये है। इसके अलावा कोई प्रश्न आपका हो? एक आपने जैसे मदन बस्ती वाला कहा, आपने बोला कि अधिग्रहण वाला प्रोसेस होना चाहिए, लेकिन अगर किसी के पास ना कागजात हैं, अगर कब्जा ही है, तो फिर उस पर अधिग्रहण का प्रोसेस कैसे आएगा? नहीं, और ये पूरा जो ये वो बन रहा है सर, वो पूरा अधिग्रहण वाले प्रोसेस में ही आ रहा है। नहीं, ये कागजात यदि ये इस्टेब्लिश करते हैं, क्योंकि मैंने एक बात कहा कि हमने केवल मलिन बस्तियां चिन्हित ही नहीं की, उनकी संख्या भी आइडेंटिफाई की है। यदि 2000 उस एक्ट के पारित होने से, विधानसभा के अधिनियम के प्रभावी होने से पहले जो लोग यहाँ बस गए थे, वो उनको मालिकाना हक दिया जाना चाहिए, क्योंकि राज्य का कानून कहता है कि उनको मालिकाना हक दिया जाए। आपने प्रोसेस स्टार्ट नहीं की, आप यदि उसकी प्रोसेस को बल्कि स्टार्ट नहीं किया, आपने प्रोसेस को रोक दिया, बीच में बाधित कर दिया। जब 500 लोगों को मिल गए थे, 500 से ज़्यादा लोगों को मिले हैं मालिकाना हक, तो आपने उस प्रोसेस को रोका क्यों? आपने रोका है इसलिए वो वंचित हुए, इसलिए वो वंचित हुए। एक्ट ये कहता है कि 2016 के एक्ट के प्रभावी होने के दिन तक जो भी व्यक्ति यहाँ मलिन बस्तियों में बसे हैं, और मलिन बस्तियाँ सारी जो है आइडेंटिफाइड हैं, चिन्हित हैं। हमने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने उनको चिन्हित किया है, और विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है उनको ये मालिकाना हक मिला है। तो आप उनको मालिकाना हक देने से वंचित आपने किया है, आपकी गलती से वंचित हुए हैं, तो इसलिए उनको भी नहीं उजाड़ा जा सकता। लेकिन अगर आपकी जो कमेटी थी उसमें भी बहुत ज़्यादा लोग उसमें उस क्राइटेरिया में आ नहीं रहे थे। अगर कहा जाए तो जो राजकुमार कमेटी आपने बनाई थी, उसमें भी जो उन्होंने चिन्हित किए थे बहुत कम मुट्ठीभर लोग थे। ऐसा नहीं था कि नहीं, ऐसा नहीं है। जितने लोग उस समय थे वो सब आइडेंटिफाइड है, वो सब आइडेंटिफाइड है। बस्ती, उसकी संख्या सब आइडेंटिफाइड है, क्योंकि हमने दोनों प्रोसेस चलाई थी। इधर इनकी प्रोसेस चलाई थी, उधर हमने पुलिस कप्तानों को आदेश दिया था कि आप जिम्मेदार हैं, इस तारीख के बाद जो भी उत्तराखंड में बसेगा आएगा, और यदि वो हमारे मानकों के अनुरूप नहीं है तो आप जिम्मेदार होंगे ऐसे लोगों के यहाँ बसासत करने के लिए। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जितने ये डेमोग्राफिक चेंजेस जो हुए हैं, जिसकी बात लगातार धामी कहते हैं, ये डेमोग्राफिक चेंजेस 2017 के बाद जब भाजपा आई है, ये ज़्यादा प्रभावी हुई, और ज़्यादा जो है लोग इन बस्तियों में उसके बाद बसे। सर बसाए फिर आप भी इनके उसमें सम्मिलित होना चाहें? अरे खाली सगन के लिए सम्मिलित हो लीजिए महाराज, सगन के लिए सम्मिलित हो लीजिए जी। सर वो आप कह रहे हैं कि 17 में के बाद से हुए, बसाए किसने? वो क्या भाजपा ही ने बसाए? और उसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है, आप बिंदाल को देख लीजिए, और इनके एक स्वनाम धन्य मंत्री का क्षेत्र है, और सबसे ज़्यादा वसाहतें ऐसी और ऐसी हाई राइज बिल्डिंगें इत्यादि सब उसी क्षेत्र में बनी है। हाँ,
उस क्षेत्र में तो यहाँ तक है कि जहाँ जहाँ हमारा सैन्य धाम बन रहा है, सैन्य धाम के बगल के खाले को मोड़ दिया गया है और उसकी कुछ जमीन को निकाल करके जो है उसको किसी ने चंपत कर दिया है, जबकि खालों को रोकना अपराध है, प्राकृतिक अपराध। लेके तो एनजीटी ने संज्ञान लिया, अभी जो आप इसका जिक्र आप कर रहे हैं, एनजीटी ने संज्ञान लिया इस चीज को लेके कि जो रिस्पना की नदियां हैं और नदियों को लेके एनजीटी ने इसको लेके संज्ञान लिया है खुद ही कि जो आप नदी किनारे इस तरह कर रहे हैं। देखिए, दो बातें हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो कुछ कहा है, यदि हमारे राज्य का कानून है तो कानून का संरक्षण मिलेगा ना नागरिक को, और जो जिसको कानून का संरक्षण नहीं प्राप्त है, जो मल्टी राइज बिल्डिंग्स हैं, जो खालों को रोक रही हैं, वो सम्मिलित नहीं है कानून के उसमें जो है, उनको दंडित किया जाएगा। तो एनजीटी, हम ये नहीं कह रहे कि उसने गलत कहा है, उन्होंने इसी पर प्रश्न उठाया है कि जहाँ जहाँ खाली रुके हैं। सर, आपने ये बात तो सही कही, लेकिन जब अभी एनजीटी का जब आदेश हुआ तो उसमें एक बात उन्होंने ये कही थी कि भाई राज्य सरकार की तरफ से अधिकारी जब गए थे तो उन्होंने ये बात कही कि भाई ये विधानसभा के उससे आच्छादित है ये 2016 और तमाम चीज़ें, लेकिन उन्होंने कहा कि ये तो केंद्र के जो वन अधिनियम और वो तमाम उससे जल्द उससे वो कानून यहाँ पे लगेगा, राज्य का कानून यहाँ नहीं लगेगा। जमीन के विषय में यदि जमीन जो है ऐसी है जिस जमीन में बसासतें बनी हुई हैं, तो राज्य सरकार को अधिकार है, और यदि उनको हटाना आवश्यक भी है तो ग्रीन ट्रिब्यूनल भी ये कहता है और सेंट्रल लॉ भी ये कहता है कि आप उनको जो है कहीं उचित स्थान पर प्रतिस्थापित करेंगे। तो ऐसा थोड़ी है कि जस्ट आप बुलडोज करके उनको निकाल बाहर कर देंगे, तो कोई कानून निकाल बाहर करने की अनुमति नहीं देता है। मैंने पहले ही कहा आपसे कि राज्य सरकार के पास ये अधिकार है कि वो ज़मीन को अधिकृत कर सकती है यदि कोई डेवलपमेंट करना है। मैं उस अधिकार को चुनौती नहीं दे रहा हूँ, लेकिन उसके लिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से जा सकते हैं। कोई अधिकारी जा रहा है, मेरे घर को चिन्हित कर दे रहा है और मुझे कह रहा तुम तो अवैध हो, तो ये ठीक नहीं है, ये मेरा कहना है। और मेरा ये बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि हमारा अधिनियम एक्ट जब प्रभावी है राज्य का, आप राज्य की विधानसभा का अपमान राज्य सरकार नहीं कर सकती, और आप पहले ही दोषी हैं अपमान के, क्योंकि आपने इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ को रोका है। 2016 में इम्प्लीमेंटेशन 2017 में प्रारंभ हो गया था। 500 से ज़्यादा लोगों को मालिकाना हक उस एक्ट के तहत मिले, और आपने उसके बाद प्रोसेस को रोक दिया है। पहला गिल्ट तो राज्य सरकार का यह है कि आपने प्रोसेस को रोका है, और उसके बाद अब आप प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं उनको। आप उसके नज़र वो सब प्रोटेक्टेड हैं, और उसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से उनको जो कुछ करना है आप करिए, उसके बिना आप नहीं कर सकते। हरिद्वार नगर निगम को लेकर जांच हुई है, 12 लोग सस्पेंड हुए हैं, आप कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, तो आपका इशारा किन लोगों की ओर है? इसमें सफ़ेद पोशों की संलिप्तता है, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला हरिद्वार शहर में, जिसके विषय में बहुत दिनों से चर्चा हो रही है, ये बिना संरक्षण के नहीं हो सकता। और ये यदि फैक्ट फाइंडिंग हो तो ये बात सामने आएगी कि इसमें जो है ये जो लोग ये करवाना चाहते थे वो बहुत दिनों से प्रयत्नशील थे। शायद हो सकता है एक से ज़्यादा जिलाधिकारियों के समय से प्रयत्नशील थे। रावत जी, जो आपने जमीन घोटाले की बात करी, हरिद्वार हो गए, प्रदेश के तमाम जगह की आपने बात करी, इसको लेकर जब सरकार से सवाल करते हैं तो उनका कहना ये है कि ये पूर्व में भी होते थे, लेकिन हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पे कार्य करती है, तो ये प्रकाश में आ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जितने भूमि घोटाले श्री धामी और उनकी धाकर टीम से मेरी प्रार्थना है, जितने भूमि घोटाले हैं टूरजिया से लेकर के यहाँ तक सबकी नए सिरे से जांच कर ले, और सीबीआई को ये जांच सौंप दे, चाहे वो आमबाग का घोटाला हो या रामबाग का हो। जितने घोटाले हैं, जितने भी चर्चित हैं,
और उसमें कोई भी कार्यकाल हो, किसी कोई भी शासनकाल हो, वो सामने आने चाहिए। जो ज़मीनों के घोटालेबाज सरकार है या मुख्यमंत्री है, उसका चेहरा सामने आना चाहिए। और उनके पास अपॉर्चुनिटी है, जब भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने खुली जंग छेड़ी है, तो उस जंग में और बहादुरी करें और पीछे से जाएं जितने घोटाले हुए हैं। और आप लोगों ने कलम की बहुत स्याही उन घोटालों का जिक्र करने में खर्च की है। मैं चाहता हूँ आपकी कलम के साथ भी न्याय हो जाए, आपकी कलम कहो या जो आपने दिखाया है उसके साथ न्याय हो जाए। सर, मोदी जी के 11 साल पूरे हो रहे हैं, भाजपा के लिए अमृत काल रहा है 11 साल, और एक अमृत कालम पुस्तक का विमोचन भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हो रहा है, कई प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं। देखिए, उनको हक है, हर पार्टी अपने तरीके से अपनी विफलता का भी जश्न मनाती है, और भाजपा तो विफलता का जश्न मनाने में उस्ताद है। उनके पास तो उनमें तो सिद्ध हस्तिता है। और सत्यता ये है कि ये जो हमारी पूंजीगत तरक्की है, उसमें हमारी आबादी का बड़ा भारी योगदान है। जब हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने थे, उस समय जितनी जनसंख्या थी उसमें 30% की वृद्धि हो चुकी है। तो ये जो दिखाई दे रहा है, जो दिखाया जा रहा है, ये जनसंख्या की वृद्धि के सापेक्ष है। और यदि इसकी आप तुलना करें, जो हम कह रहे हैं कि गरीबी बढ़ी है मोदी जी के शासनकाल में, गरीब और अमीर के बीच का अंतर बढ़ा है, उसको आप इस बात से समझ लीजिए कि पर कैपिटा इनकम के मामले में जो देश दावा कर रहा है कि कुछ ही दिनों में हम तीसरे नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे, उस देश के अंदर जो पर कैपिटा इनकम है उसमें दुनिया के राज्यों में, दुनिया के राष्ट्रों में हम 143वें स्थान पर हैं। 143 143 स्थान पर है। इसका मतलब है जो ग्रोथ हुई है वो अडानीज़ की हुई है, अंबानीज़ की हुई है और बड़े बड़े पूंजीपतियों की हुई है। अरबपति बड़े हैं, मगर गरीब और गरीब हुआ है, और या आपकी मेरी आमदनी में कोई वृद्धि नहीं हुई है। ये है। तो इसका यदि गरीबी बढ़ने का जश्न मनाना है तो भाजपा से बढ़िया पार्टी कौन हो सकती है? वो तो वैसे ही जो है पहले पूंजीपतियों की पार्टी रही है, वो जश्न मना सकते हैं। बल्कि कुछ दिन इंतज़ार करेंगे, तब तक जिस तरीके से अंबानी को पब्लिक सेक्टर सौंपा जा रहा है, कुछ दिनों के बाद अंबानी जी हो सकता है दुनिया के नंबर एक हो जाए, उस दिन सेलिब्रेट कर लें। दोनों सेलिब्रेशन साथ साथ कर सकती है भाजपा। सर, आप जो यात्राएं कर रहे हैं, जो आप काफल पार्टी करी है आपने, वो आपके खुद के नेताओं को रास नहीं आ रही है, क्योंकि खुले मन से कहा जा रहा है कि करके कुछ नहीं होने वाला है, राहुल गांधी जी के कार्यक्रमों पर चलने वाला है। ये मेरा व्यक्तिगत अभी वो है। यदि काफल के साथ हमारा बचपन का रिश्ता है, तो यदि मैं उस रिश्ते को याद कर रहा हूँ तो उसमें जो आ जाए सब आमंत्रित होते हैं, जो आ जाएं उनका स्वागत है। जिनको वो नहीं वो हो पा रहा है, वो उनकी आलोचना भी स्वीकार्य है। अब आज मेरे पास ककड़ियाँ ज़्यादा नहीं थी, अभी मैं धारचूला की ककड़ियाँ लाया हूँ। आदि कैलाश क्षेत्र के जाने का जो रास्ता है, वहाँ के कुछ किसानों ने जो है काली नदी के किनारे, छोटा सा गांव है, उस गांव के लोगों ने ये ककड़ियाँ पैदा की हैं। तो मैंने वहाँ के विधायक धामी जी, हरीश धामी जी, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ज़रा सा भिजवाओ, क्योंकि ज़्यादा नहीं थे, तो मैंने आपको सैम्पल मान लिया, आपके साथ सेलिब्रेट कर ले रहा हूँ इस ककड़ी को जो है। तो ये मेरा स्वभाव है। मैं अपनी पैदाइश के साथ न्याय करता हूँ। तो जिन लोगों को मेरी पैदाइश के साथ न्याय से परेशानी हो रही है, उन सबसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। दूसरा यह है, मैं ये जो यात्राएं हैं, मैं सब मंदिरों में जा रहा हूँ। अब आप मंदिरों में जाने के लिए देवी जी मुझे रोकेंगी क्या? आप बताइए ना, आपका चैनल रोकेगा क्या? हाँ,
मैं मंदिरों में जा रहा हूँ, उधर इधर इधर गंगा माँ के उद्गम में गया तो उधर मैं आदि कैलाश में गया। मैंने कहा देखें तो प्रधानमंत्री जी सारा पुण्य ले आए हैं या कुछ छोड़ दिया है। मैंने कहा कुछ हम भी उसमें साझा कर लें, तो इसमें क्या दिक्कत है किसी को। मैं मेरे कोई अभियान राजनीतिक नहीं, सिर्फ झूठ लूट और फूट की सरकार के खिलाफ एक ही राजनीतिक अभियान है, वो मैं यदा कदा करता रहता हूँ, जो है कहता रहता हूँ। बाकी जो है सब ये अभियान मेरे निजी अभियान है और मैं अपनी पैदाइश के साथ न्याय करता हूँ। जितने दिन हूँ जिंदा पैदाइश के साथ न्याय करता रहूँ। ठीक है। सर, इस पर भाजपा आपको सलाह दे रही है हैं? राजनीतिक संन्यास हैं? आज आप हो गया है संन्यास लेने का, भाजपा आपको एडवाइस कर रही है। वो राहुल जी से प्रार्थना कर लें, जिस दिन वो क्लिक कर देंगे हरी जी ओके दिस इनफ, तो उस दिन मेरा संन्यास डिक्लेयर। भट्ट जी को मैंने पहले से बता रखा है, ये भट्ट जी ये एडवांस में कह देते हैं कई बातों को, ये इनके पास होगा कुछ है। अरे चंदन चंदन लगा दिया नहीं मुझे बाइट करनी हेलो है सर। हैं? आप सब काकड़ी और लून खाने के लिए और मुझे बाइट करनी है, बाइट जा रही है। रायता खाने के लिए मैंने इनसे वादा किया था, मैं इनको आओ जल्दी आओ।